वेलकम क्लास 12। तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखें। कल हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड रॉड, और दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सेकंड एप्लीकेशन हम लोग देखना चाहेंगे। वो क्या होगा सेकंड एप्लीकेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड सीट। जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म चार्ज होगा, सीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी ले लिया जाए, ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। तो इसके लिए हम लोग एक सीट बनाया जाए, ठीक, चार्ज सीट यूनिफॉर्मली। तो ओके, और इसका ये मान करके चले, लेट चार्ज डेंसिटी, पहले चार्ज डेंसिटी लेना ही पड़ेगा, डेंसिटी बी सिग्मा। तो सिग्मा क्यू बाई ए होगा एरियल चार्ज डेंसिटी को। तो रॉड था लेमडा लिए हुए थे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी जो भी कह ले, क्यू बाई ए इंप्लाइज क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए होगा। लेकिन यहाँ तो नहीं बनना था, फिगर यहाँ आएगा, तो यहाँ इसको नहीं लेने का, यहाँ फिगर आएगा। चलिए इसको हाथ हटाते हैं। यहाँ पर हम एक ए एरिया लेते हैं, ए एरिया कंसीडर करते हैं। इससे जो फ्लक्स निकल रहा है, पूरे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ए एरिया कंसीडरेशन में ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें इससे जो फ्लक्स निकलेगा, तो चूंकि प्लेन सीट है, ऐसा है ना, बोर्ड में तो अब 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन फिगर बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग करेंगे क्या कि आपका फ्लक्स इधर भी निकलेगा, फ्लक्स इधर भी निकलेगा। तो फ्लक्स इधर निकलेगा तो ये भी हम लोग सिलिंड्रिकल लें। क्या लें? सिलिंड्रिकल लें, ठीक। अच्छा, इसमें हम लोग कोई पॉइंट की बात नहीं किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज सी, ठीक है। एक इधर और इधर भी निकलेगा, ये चीज़ क्या होगा, इधर भी निकलेगा, फ्लक्स इधर भी जाएगा, चार्ज सीट है ना, तो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ठीक। समस्या क्या है? हम लोग कोई पॉइंट नहीं कंसीडर किए कि कहाँ पर निकालना है, जनरल निकाले जा रहे हैं, इधर कहीं पर भी, इधर कहीं पर भी, ठीक है। कारण क्या है वो भी हम बताएंगे। चलिए इसको मान लेते, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन क्या हो जाता है, फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर अब नाम दिया जाए इसको, अगर हम लोग नाम देते हैं S1 सरफेस एरिया वेक्टर इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है जी। यहाँ पर नाम देते हैं किसको, इस नाम को S2 देते हैं, एरिया है ना, तो S2 नाम देते हैं। तो इसका S2 एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा, चूँकि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा। अब जरा गौर कीजिए यहाँ पर कि जो S3 होगा, जो कर्व सरफेस है, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है ना, यहाँ 90 डिग्री हो गया। इस तरफ भी S3 ही है, ये तो कर्व सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके साथ क्या होगा, 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, 90 डिग्री होगा। तो अपनी सहूलियत के लिए चुनेंगे तो ज़रूर ऐसा कि जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये प्लेन सीट है, तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे, सीधा सीधा निकलेगा,
पॉइंट चार्ज होता तो चारों तरफ निकलता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर जरा देख लीजिए, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई बात। अब अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही होगा, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही होगा। तो लेट चार्ज डेंसिटी, अब यहाँ से हटाइए इसको, अब आइए कि लेट चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेन चार्ज्ड शीट इज सिग्मा। तो ए एरिया on the plane sheet is taken under consideration में वो हमने लिया। then sigma equals to q by a implies present charge sigma a होगा, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस किया जाए, क्या नोटिस किया जाए कि नोटिस करने वाली क्या बात रहेगी कि जरा देखा जाए, S3 वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड सो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग आउट विल बी 0, ये 0 होगा, इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, ये कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो निकलेगा किससे? इससे और इससे। सो द टोटल फ्लक्स विल पास आउट फ्रॉम S1 एंड S2, S1 और S2 से पास आउट होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा? तो फाई की वैल्यू φ1 प्लस φ2 होगा, मतलब φ1 इधर से निकलने वाला फ्लक्स और φ2 हम लोग ले रहे हैं इधर से निकलने वाले फ्लक्स। तो φ1 E डॉट S1, φ2 E डॉट S2, E डॉट S1 E S1 हो जाएगा 0 है, एंगल पैरेलल है 0 है, cos थीटा cos 0 1 हो जाएगा। अब S1 S2 दोनों ही का एरिया कितना है? A है, तो ये लिखा जाएगा EA प्लस कितना लिखा जाएगा EA। तो टोटल फ्लक्स फाई की वैल्यू कितना होगा? 2EA। अब क्या? नाउ बाय गॉसेस थ्योरम क्या होगा? फाई की वैल्यू होनी चाहिए कितनी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम सजेस्ट करता है। और फाई निकल कितना रहा है? 2 इंटू EA। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसका तरीका ये होता है कि पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीशन से फ्लक्स की वैल्यू निकाल ले, फिर उसमें गॉसेस थ्योरम को अप्लाई कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ जाता है, ठीक है जी। चलिए, तो E की वैल्यू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब जरा सा Q की वैल्यू जो बनती है सिग्मा ये लिख दिया जाए, है ना, सिग्मा A लिख दिया जाए, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, फाइनल E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द प्लेन चार्ज शीट। तो मैंने शुरू में कहा कोई पॉइंट कोई डिस्टेंस हमने लिया ही नहीं लेने के पीछे का रीज़न था, चूंकि ये बात पहले से हम लोग को पता था कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट के आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर भी ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस पॉइंट पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में हर पॉइंट पर आसपास के इधर जितने भी पॉइंट होंगे हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। मतलब इससे निकलने वाला फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म फील्ड होगा, करेक्ट। हाँ,
नियर बाई पॉइंट पर। बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे तो लेटरल रिपल्सन के कारण वो फैल जाएगा। तो इसमें एक कंडीशन है नियर बाई पॉइंट, नियर बाई पॉइंट्स, करेक्ट। ओके, तो ये हो गया एक्सप्रेशन किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट के लिए। अब जरा सा इसका कुछ करामात देखते हैं, थोड़ा सा इसको आप लोग उतार लीजिए। अब उसके बाद हम थोड़ा सा इसका आपको करामात दिखाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, कुछ समझाते हैं, तो जाकर के बात ज़्यादा मज़ेदार होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो यही फार्मूला हमने निकाला जिसमें ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन सीधे चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है, बाकी डिस्टेंस पर कहीं डिपेंडेंसी नहीं है। इसमें कहीं आर का कोई मतलब ही नहीं है, न कहीं ज़रूरत लग रही है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म फील्ड होगा। ऐसा हम लोग इस एक्सप्रेशन से साफ साफ क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो अब हम लोग कुछ बातें देखें। पहली बात, अगर मान लीजिए दो प्लेन चार्ज सीट हो, ठीक, इस पर की भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पर की भी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। चलिए पहले देखते हैं, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, मतलब ए और सी बाहर में, बी अंदर में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये हम लोग जानने का, समझने का कोशिश करेंगे। तो एट बी, अगर बी पर देखिए तो प्लेट 1 ये कहें, प्लेट 2 ये कहें, करेक्ट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो होगा वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और E2 भी जो होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। जरा बी पॉइंट पर गौर कीजिए, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एक दूसरे का अपोजिट है। एट बी इनसाइड द प्लेट, इनसाइड द प्लेट्स क्या होगा, ई रिजल्टेंट E1 माइनस E2 लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर एट ए और सी, ए पर ले या सी पर ले, तो गौर कीजिए क्या होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 इधर, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E2 भी क्या है, इधर ही। सी पॉइंट पर की बात करें तो भी बात वही हो रही है, E1 का डायरेक्शन भी इधर ही और इसके कारण E2 का भी डायरेक्शन इधर ही, चूँकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर ही निकलेगा, इसका भी इधर निकलेगा, इसका भी इधर ही निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर क्या देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो ई रिजल्टेंट E1 प्लस E2 हो जाएगा, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिंपली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, एक बात बताइए, इस तरह का कोई चार्ज है ना, लिटरली इसका ये सरफेस भी चार्ज है, ये सरफेस चार्ज कुछ इस तरह से मिलता जुलता है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, बिंदास बोलिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या लेते हैं कि एक पर पॉजिटिव, थोड़ा सा बीच में लीजिए इसको, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, एक पर प्लस चार्ज लिया जाए और एक पर उतना ही माइनस, जितना चार्ज डेंसिटी इसका उतना ही चार्ज डेंसिटी उसका, चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम रखा जाए। डेंसिटी सेम नहीं होगा तब कैंसिल और डबल नहीं होगा, जैसे इसमें अंदर का फील्ड कैंसिल हो जा रहा है, बाहर का फील्ड डबल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर यदि ए पॉइंट, बी पॉइंट
और सी पॉइंट लेते हैं, तो ज़रा बी पर का देखिएगा, E1 का डायरेक्शन यही और E2, चूँकि निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा तो E2 का डायरेक्शन यही। बाहर देखिएगा, E1 का डायरेक्शन बाहर, E2 निगेटिव फील्ड, E2 अंदर। सी पॉइंट पर देखिए, E1 का बाहर, E2 का अंदर। तो पहले एट ए एंड सी ई रिजल्टेंट जो होगा वो E1 माइनस E2 होगा, जो कि सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो इतने ही ना। और एट बी ई रिजल्टेंट E1 प्लस E2 हो जाएगा, तो जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब एक प्लस और एक माइनस है, तो क्या होगा, क्या होगा, होगा ये कि अंदर का फील्ड डबल हो जाएगा और बाहर में फील्ड जीरो होगा। तो किसी भी, ये बाद में हम लोग देखेंगे, ये कैपेसिटर के अंदर आएगा, है ना। तो इस तरह के किसी भी अरेंजमेंट में अंदर में फील्ड होगा, बाहर में फील्ड जीरो होगा, बाहर में फील्ड जीरो होगा। और इस तरह के जो अगर दोनों पॉजिटिव है तो अंदर का फील्ड जीरो होगा, बाहर में क्या होगा, डबल हो जाएगा। क्या बता सकते हैं कि अंदर में इसका कितना फील्ड होगा, तो जीरो फील्ड होगा, इसमें जीरो फील्ड होगा, इनसाइड फील्ड जीरो होगा। ओके, इसको हम लोग इस बात से भी बता सकते हैं। अभी और बहुत सारी बातें हैं जहां हम लोग देखेंगे कि अंदर का फील्ड जीरो होता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज सेल। तो एक सेल लिया जाए, ठीक, और इस पर सरफेस पर चार्ज है, ठीक, सरफेस पर इसके चार्ज होगा, हो, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये भी सही। ये इसका सेंटर है। तो पहला हम लोग लेने के लिए चल रहे हैं, फर्स्ट हम लोग लेने के लिए चल रहे हैं इसकी रेडियस। चलिए इसकी रेडियस भी ले लेते हैं, कैपिटल आर। कोई भी पॉइंट P जो कि इससे कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर, ठीक है। तो पहला ले रहे हैं, ऑन एनी पॉइंट ऑन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस मतलब बाहर या यहां तक, मतलब बाहर हो या यहां तक। तो ऐसे में अगर कोई गॉसियन सरफेस इस तरीका का स्फेरिकल हम लेंगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस अगर इस तरीके का लेंगे, तो जो कि P पॉइंट को इनक्लोज करता हो या जो कुछ भी, है ना, P पॉइंट को इनक्लोज, चलिए P पॉइंट को यहाँ लेते हैं, है ना, P पॉइंट को कंटेन करेगा तभी ना कुछ कर पाएंगे। ये P पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी, या आप बाहर भी और बाहर भी, ठीक है। ऑन एनी पॉइंट ऑन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस, मतलब कंडीशन क्या, R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R, मतलब स्मॉल r जो हो ग्रेटर देन कैपिटल टू, मतलब रेडियस और रेडियस से ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में टोटल फ्लक्स क्या होगा, अगर कोई भी एरिया हम यहाँ पर कंसीडर, कोई भी एरिया कंसीडर करेंगे, एलिमेंट्री एरिया लेंगे, तो ds वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स फाई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई का मतलब ई डॉट डी एस का मतलब हो जाएगा ई डी एस, चूँकि कॉस थीटा थीटा जीरो है, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब एस यानी कितना 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, बाय गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए।
तो फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो क्यू फाई की वैल्यू यहाँ रखिए, तो ई इंटू 4πr², क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट सॉल्व कीजिएगा तो 1/4πε0 क्यू बाई r², जैसा पहले से जानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का उसी तरीके का आता है। तो फर्क कहाँ पड़ जाता है, इन साइड में क्या होगा, यहाँ तक कल सरफेस से बाहर तक के लिए ठीक है। अब हम लोग सिर्फ इतने, ऑन एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस, इसको हटाइए, इसको पहले नोट कर लीजिए। इसको आप लोग क्या करें, पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें। एनी पॉइंट इनसाइड द हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर माने आर सीधा सीधा लेस देन आर। तो कोई भी पॉइंट अगर यदि हम लोग अंदर में लेंगे और कोई एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स फाई इसी हिसाब, अरे क्या को मिटा दिए, ई डॉट डी एस, ई डी एस हुआ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई डी एस, ठीक है, डी एस इंटू 4πr², ठीक है, ये तो होगा। चूंकि ये आर है तो कोई भी यहाँ पर अगर आपने डी एस लिया, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो ये आएगा बाई गॉसेस थ्योरम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 4π। गड़बड़ कहाँ आएगा वो देखिए, गड़बड़ क्या हो जाएगा, सिंस क्यू इज 0, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इसके क्या, इस सरफेस से क्या है, बाहर है, तो Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी E इंटू 4πr² क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी अब देखिए R तो 0 होगा नहीं, चूँकि R हम 0 लेके चल नहीं रहे हैं, सब सीधे सेंटर पर जाएंगे तब 0 होगा, अदरवाइज नहीं, R 0 होगा नहीं। तो अगर R 0 नहीं होगा इम्प्लाइज कि क्या होगा, E की वैल्यू 0 होगी, मतलब कहने का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर क्या होगा, 0 होगा। किसी भी स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, करेक्ट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इफ एनी एरिया, if any space, not area, if any space is covered by any metallic sheet, then the space inside the metallic sheet becomes becomes electric field space। चाहे उस पर कोई भी चार्ज दीजिए, मान लीजिए अगर इसी तरीके का स्पेस लेकर के आप क्या कर दिए, उसको ढक दे रहे हैं इस स्पेस को, तो इस पर क्या होगा, अगर मान लीजिए आप चार्ज देते हैं तो देंगे, बाहर फील्ड डेवलप करेगा लेकिन अंदर फील्ड डेवलप नहीं करेगा। तो अब जैसे कि मान लीजिए अगर बरसात हो रही हो और बिजली गिर रही हो, थंडरबोल्ट, और आप उस समय कार में जा रहे हैं, तो क्या बुद्धिमानी होगी, क्या आप कार से बाहर निकलना पसंद करके कहीं पेड़ के नीचे रहेंगे या पेड़ के कार के अंदर रहना चाहेंगे? तो बुद्धिमानी ये होगी कि आप कार के अंदर रहें। क्यों? क्योंकि अगर उसके ऊपर थंडरबोल्ट गिरता भी है और वो चार्ज होता भी है तो अंदर का जो भी स्पेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस हो जाएगा। बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करे लेकिन अंदर में कोई फील्ड डेवलप नहीं कर पाएगा। तो किसी भी स्पेस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने का तरीका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में कुछ नहीं करना है, एक मेटल से उस स्पेस को क्या कर देना है, घेर देना है, कहानी खत्म है। अपनी मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल लेकर के आप क्या कीजिए कि वो जो एल्युमिनियम फॉयल आता है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो आपका भोजन वगैरह फूड को रैप करके जो लेके जाते हैं कहीं कहीं पर, इस मोबाइल को आप कवर कर दीजिए, पूरी तरीके से रैप कर दीजिए। रैप करके उसी मोबाइल में फ़ोन लगाइए, नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटर ही नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ऐसा कुछ रील्स वगैरह भी आप क्या किए होंगे, देखे होंगे, है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस हो जाता है कब जब भी मेटल से किसी चीज़ को कवर कर देते हैं। आपका जंगल के अंदर वो जो टीने का सीट होता है उससे मकान ज़्यादातर बनाया जाता है ताकि जंगल में काफ़ी जो है सो थंडरबोल्ट गिरता है, मैंने है ना,
बिजली गिरती है तो उससे क्या होता है कि जो भी उसके अंदर वन विभाग वाले रहते हैं या जो कोई भी रह रहा हो वो उससे बच जाता है। जनरली दूसरे किस्म के मकान पर होगा तो हो सकता है गिर जाए, लेकिन उस पर नहीं गिरा। और सबसे ज़्यादा खतरा होता है इलेक्ट्रिक थंडरबोल्ट का किससे, किस पर, आपके पेड़ के नीचे तो गलती से कोई खड़ा ना हो, और खड़े तो ना हो, लेट जाए वो बढ़िया, खड़े तो होइए ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हम लोगों ने कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज सेल के लिए, और हम लोगों ने देख भी लिया। चलिए आगे की तक कहानी बढ़ाया जाए। तो क्या होगा कि अब हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये मान के चलें कि ये स्फीयर कैसा है, सॉलिड है, और इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हॉलो में तो भैया जो सरफेस है उसी पर चार्ज रहेगा, अंदर हवा में तो चार्ज रहेगा नहीं। इसमें क्या कहानी बन सकती है, इसमें क्या कहानी बन सकती है? भरिए, पूरे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। ओके, चलिए, तो लेट Q बी द टोटल चार्ज, Q, ठीक। रेडियस इसका कितना लेके चल रहे हैं हम लोग, कैपिटल R चार्ज, Q बी द टोटल चार्ज, ठीक, ओके। देन चार्ज डेंसिटी रो से लेते हैं इसका, और ये Q बाई कितना होता है, वॉल्यूम, ठीक। अभी हम लोग आते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। अगर हम कोई पॉइंट ऑन द सरफेस और आउटसाइड दे लेते हैं, ऑन द सरफेस और आउटसाइड लेते हैं, तो उसका कैलकुलेशन या उसका डेरिवेशन या उसको देखने का तरीका फिर हमारा वही हो जाएगा जो हम लोग हॉलो का देखे थे। क्योंकि इस पर कोई भी हम लोग गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे तो इनक्लोज्ड चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल Q हो जाएगा, टोटल Q इनक्लोज चार्ज होगा, तो उसमें हमारी डेंसिटी फेंसिटी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। उस गॉसियन सरफेस में इनक्लोज चार्ज वही हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर कोई पॉइंट हम लोग P इनसाइड लेते हैं तो इसका मेन मुद्दा इसमें इनसाइड के लिए है, आउटसाइड के लिए तो जैसा हॉलो का वैसा ही इसका होगा, ठीक है। बाहर अगर अंदर कोई पॉइंट P लेते हैं तो इसका गॉसियन सरफेस ऐसा होगा, और जब R लेस देन R लेते हैं तो पॉइंट P के लिए, है ना, जो कि R डिस्टेंस पर है ना जी, तो R डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तब कहानी असल में चालू हो जाएगी। तो इसके आउटसाइड का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है भी तो सेम जैसा वही आप हॉलो का लगाए हैं वैसा लगा कर धर दीजिए। तो इफ R इज लेस देन कैपिटल R इज लेस देन कैपिटल R, मतलब रेडियस उसके रेडियस से कम हो, तो रो की वैल्यू Q अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाता है, 4/3 पाई R क्यूब हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो 3Q बाई 4 पाई R क्यूब, ये इसकी डेंसिटी हो जाएगी। अब ये लेट सपोज Q डैश बी द चार्ज enclosed inside the sphere of radius r। इस r रेडियस का जो ये स्फेयर बन रहा है अंदर के अंदर, इसमें इनक्लोज चार्ज जो है सो कितना है, Q डैश है।
तो क्यू डैश जो होगा कितना होगा, क्यू डैश जो होगा वो हो जाएगा रो मतलब डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम वी डैश, रो इंटू कितना वी डैश। मेन इंपॉर्टेंट है कि कितना चार्ज इसके अंदर आएगा वो हमको कैलकुलेट करना, बाकी तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्यू इंटू वी डैश। अब जरा सा गौर करें, क्यू डैश रो इंटू वी डैश। अब क्या होगा, क्यू डैश की वैल्यू रो तो ठीक है, कितना हो जाएगा 3q/4πr गलत, ठीक है ये ठीक है, लेकिन जब टोटल हम चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए चल रहे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में तो कैपिटल आर न लेंगे भैया। टोटल चार्ज क्यू किस पर है, पूरे इस पर है, स्फीयर पर है, तो इस पूरे का रेडियस कितना है कैपिटल आर, कैपिटल आर। हाँ ये हम लोग यहाँ से ले कि इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर, यहाँ से ले तो ये ऑथेंटिक होता है, यहाँ लेने कोई सेंस नहीं बनता था, ठीक है। तो क्यू डेंसिटी 4/3 कैपिटल आर क्यू। अब रह गई बात वी डैश की, वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो जैसा वॉल्यूम निकालते हैं स्फीयर का 4/3 पाई कितना स्मॉल आर क्यूब। तो क्यू डैश इजकल टू देखा जाए तो 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, पाई से पाई कटा, और कितना हो गया क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब, ठीक है जी। तो क्यू डैश की वैल्यू माने इनक्लोज चार्ज ऐसा आएगा, है ना, इनक्लोज चार्ज ऐसा आएगा, ओके। अब फ्लक्स फाई जो पास आउट करेगा, जो फ्लक्स पास आउट करेगा वो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस से लेंगे, जाहिर सी बात है ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस होगा, काफ़ी हो चुका, तो ई इंटू एस होगा, मतलब ई इंटू 4 स्मॉल आर स्क्वायर। और जबकि गॉस थ्योरम से आते हैं तो गॉस थ्योरम से आते हैं तो फाई की वैल्यू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहीं पर कहानी थी, क्योंकि जो चार्ज वो इंक्लोज करता है उसी को हम लोग ले सकते हैं। तो क्यू डैश अपॉन क्या एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेंगे, तब ऐसे सिचुएशन में क्यू डैश की वैल्यू यहाँ रखी जाए और ई की वैल्यू यहाँ रखी जाए, ठीक है जी। तो क्यू फाई की वैल्यू ई इंटू 4πr स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू डैश क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू क्या कैपिटल आर क्यू बाई स्मॉल आर क्यू, ठीक है। तो ई की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 4 इधर गया, आर स्क्वायर इसके नीचे आएगा, ऊपर आर क्यूब है, तो क्या आ जाएगा जानते हैं, देखिए कटने के बाद ये आर क्यूब और ये आर स्क्वायर इधर आएगा, और ऊपर क्या होगा आर क्यूब, जरा देख ले कट तो नहीं रहा है ये, क्योंकि बोर्ड से थोड़ा कटता है, नहीं बच रहा है, बच रहा है। तो ये आर स्क्वायर ये आर क्यूब कट कटा के कितना आ जाएगा, कट कटा करके कितना आ जाएगा भैया, कट कटा करके अगर देखिए आप सही से तो q/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब इंटू आर। बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, हर जगह हम जितना भी देख रहे थे तो नोट करने वाली बात है ये है कि यहाँ E प्रोपोर्शनल टू R जा रहा है, जबकि बाकी सिचुएशन में क्या था E प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब लीनियर डिपेंडेंसी है E और R का, ठीक है जी। E और R की क्या है, लीनियर डिपेंडेंसी है। तो अब जरा सा एक चीज़ लगे हाथ देख लें, क्योंकि अब टॉपिक तो लगभग ख़त्म हो गया, अब थोड़ा सा हम लोग एप्लीकेशन और दूसरा टाइप के एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल की बारी आएगी। तो एक लास्ट पॉइंट हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस के से हम लोग देखें, और वो है कि एक प्लॉट देखा जाए, ठीक है। तो जरा देखिए, फॉर हॉलो
ये सबको नहीं लिखेंगे, सब फॉर हॉलो सेल, हॉलो सेल के लिए अगर जाते हैं, ठीक है, हॉलो सेल के लिए अगर जाते हैं तो E वर्सेस R की प्लॉटिंग कैसी होगी? जाहिर सी बात है, या कैपिटल R लीजिए, इसके बाद से ही कैपिटल R पर उसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या होता है, R² होगा, और यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इस टाइप का रिलेशन होगा, है ना। सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा ना। चलो और ऊपर उठा, ये इस तरह का प्लॉट होगा, ठीक है ना। ये हॉलो सेल के लिए हो गया। तो फॉर सॉलिड सेल, सॉलिड सेल के लिए क्या होता है? दो बातें होती हैं, R से बाहर के लिए प्रॉपर्टी अलग, R से अंदर के लिए प्रॉपर्टी अलग। मतलब R जब ग्रेटर देन इक्वल टू R होगा तब E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R² होगा इसके लिए। तो ये भी, इसके लिए भी यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, R जब ग्रेटर देन इक्वल टू R, कैपिटल R से बाहर, ये भी ऐसा ही जाएगा। लेकिन जब बात आती है R लेस देन कैपिटल R, मान रेडियस के अंदर, मान सेल के अंदर हो, तो E = जो अभी हम लोगों ने देखा वो क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R की भी कांस्टेंट है, R पर डिपेंडेंस, ये कैपिटल R से स्फीयर का रेडियस नहीं, इसको R काउंट नहीं कीजिएगा, R यानी E प्रोपोर्शनल टू R, यानी लीनियर रिलेशन होगा। कहने का तात्पर्य ये प्लॉट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ E प्रोपोर्शनल टू R और इधर में E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ये सॉलिड सेल के लिए होगा। तो प्लॉटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में भी आपका रहता है ना। तो प्लॉटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में भी रहता है, तो उसको इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते, उसको हम लोग देखेंगे। तो कंटेंट के हिसाब से जो डेरिवेशन था, थ्योरी पोर्शन था, वो तो हम लोग आज देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा जिसमें कि लेवल 1 लेवल 2 मैंने 3-4 वीडियोस बनेंगे जिसमें न्यूमेरिकल ही होंगे। तो जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और CBSE बोर्ड में है जो लोग हैं, वो तो खैर जितना भी हम इसका न्यूमेरिकल बताते जाएंगे उसको आप देखेंगे ही देखेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। बाकी जो लोग स्टेट बोर्ड वगैरह से कहीं पर भी हैं तो भी देखें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उनके कंपटीशन के लिए तैयारी बन सकती, ज़्यादा अच्छा तो यही है। कहेंगे तो हमके दोनों देखें, लेकिन फिर भी अगर यदि कुछ लोग अगर चाहते हो कि सर मेरे को इतना टाइम नहीं देना है, उतना ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है, हमको अपने बोर्ड के हिसाब से देख लेना है, तो स्टेट बोर्ड वाले जो भी हो, लेकिन कम से कम लेवल 1 लेवल 2 तक तो देखें, चूँकि न्यूमेरिकल उनको भी आता है, ठीक है जी। चलिए, तो ये थ्योरी पोर्शन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हम लोग खत्म कर रहे हैं। अब कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा न्यूमेरिकल, और यू मस्ट वॉच द न्यूमेरिकल टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट। देखें भी, समझें भी और लगाएं भी। आपको, आप यकीन माने, आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना बेहतर होगा, टॉपिक्स उतना बेहतर याद हो जाएगा। तो इसलिए हम सजेस्ट सबको करेंगे कि वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, उनके थ्योरी पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए कॉम्पिटिशन में न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका कमांड ऑन द टॉपिक्स कितना बेहतर है, ठीक है। तो जो लोग भी जुड़े हों या देख रहे हों वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वगैरह जो दबाना है वो दबा लें, ताकि जब हम अपलोड करें तो आपको मिल जाए, और कंटिन्यूअस साथ में बने रहें तो ज़्यादा बेनिफिट आपको समझ में आएगा। शुरू में हो सकता है कि हमारा लैंग्वेज आपको नहीं पकड़ में आ रही हो, या हमारे बोलने का तरीका या कुछ बातें ऐसी हो जो हम बोल रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो। तो चूँकि आपको सीधे 12th में आकर के हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ तो पहले से आप नहीं समझ के आए हो तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप साथ में बने रहें तो वो सब कुछ दूर हो जाएगा। कंटिन्यूटी इज़ मस्ट, कंटिन्यूअस अगर बने रहिएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे, हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 25 ईयर्स का हो चुका है, और हमने सीधे 12th में भी आकर के बहुत सारे बच्चों को उठा करके ऊपर कर दिए, खींच लिए हैं हम लोग। ग्रेजुअली धीरे धीरे जब साथ बना रहेगा तो वो आपका, जब हमारा सोचने का नज़रिया, देखने का तरीका
वो जब आप धीरे धीरे उसको समझ पाएंगे तो ग्रेजुअली क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट आपका इतना बढ़िया बिल्डअप कर जाएगा कि वो फिर आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ बड़ा आश्चर्य के लिए, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे कि मेरे को 12th पहले समझ में आया था, 11th को बाद में हम फिर से समझने की कोशिश किए थे। ये घटना मेरे साथ खुद ही हुआ था कि 12th फिजिक्स मेरे को पहले समझ में आ गया था और बाद में हम 11th को कवर अप किए थे, जिसमें हम पढ़ते लिखते थे भी, ग्रेजुएशन वगैरह में गए थे। ठीक है, इसलिए अगर यदि कोई 12th में कमज़ोर पड़ रहा हो या कुछ कमी रह गई हो तो उस समय होता क्या है कि 10th पास करके बच्चे जो अभी आए होंगे उनका फोकस ही एजुकेशन में नहीं होगा। 6 महीना खेलते खेलते बिता देंगे, खेल में ही 6 महीना बिता देंगे। 6 महीने के बाद वो सोचना चालू करेंगे कि हमको पढ़ना है, तब तक उनका टाइम निकल जाता है। तो किसी तरह से पढ़ो लिखो और क्या करो, परीक्षा पास कर लो, अब उसके 11th ख़त्म हो जाता है। तो यूजुअली क्या होता है 80% 11th के बच्चों का फिजिक्स सुधरता ही नहीं है। वो टेंशन आता है जाकर के, वो एक्सपीरियंस जो 11th का रहता है वो टेंशन आता है जाकर 12th में, है ना। तो 12th में आपको वो पढ़ना चालू करते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि 11th का जो पेपर स्कूलों में बनाया जाता है बड़ा कंफर्टेबल ईजी होता है। अगर यदि टफ कर दिया जाए, चाहे वो CBSE के स्कूल का हो, केंद्रीय विद्यालय हो या कोई और स्कूल हो, उन स्कूलों में 11th का पेपर कंपैरेटिवली इजी बनाया जाता है, काफ़ी इजी। 12th का पेपर तो जो CBSE का होता है, CBSE बोर्ड का, वो काफ़ी बेहतर होता है। अगर यदि हम लोगों को भी एक बार पेपर रख दिया जाए तो 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाएंगे। अगर कोई टीचर दावा करता है कि हम 100 आउट ऑफ 100 ले आ देंगे तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो बहुत बड़ा विद्वान है, 100 आउट ऑफ 100 कहने का मतलब 70 आउट ऑफ 70 वो ला दे उस दिन। ये हो सकता है कि बाद में अच्छा ये प्रश्न में कुछ अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 अप्लाइड क्वेश्चन हट करके, ट्रैक से हट करके पूछा जाता है, और उस 3 घंटे के अंदर आपके उस दिमाग में आ जाए, इस बात की गारंटी नहीं है। वो उस बच्चे से हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलप करते रहता है। बच्चों का ब्रेन क्या होता है, डेवलप करता है। आप हमसे फास्ट है, हमको बैठा दीजिए कॉम्पिटिशन में, हम फेल हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन डेवलप करता है। हम एक बताएंगे आपको, आप उससे 4 यूज़ कर पाएंगे, हम एक ही बताएंगे और वहीं तक हमारा लिमिटेशन है। लेकिन हम जो बताएंगे उसका 1 का 4 ही कर लेंगे। क्रिकेट में क्या होता है, कोच जो है सो कोच उसको सिखाता है बैट्समैन को, अब बैट्समैन जाकर के बेहतर खेलता है। कोच को तो जब अगर बेहतर कोच ही है तो कोच को ही भेज दो खेलने के लिए, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो चूँकि आपके पास आपका एज है, फैक्टर है, ब्रेन है, एनर्जी है, सबसे बड़ी बात एनर्जी है, तो एप्लीकेशन में आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, कोई टीचर नहीं करेगा। टीचर अपना बेसिक और फंडामेंटल और अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देगा। उसको थ्राइव करने का, डेवलप करने का जिम्मेदारी क्या होगी? आपकी होगी। चलिए, धन्यवाद।